हफ्ते की कमजोर शुरुआत के संकेत, दुनिया भर के बाजारों से थोड़ी बिकवाली के संकेत और पिछले हफ्ते की दमदार तेजी के बाद आज कमजोर शुरुआत में क्या कुछ खरीदारी के मौके हैं या फिर रहेगा दबाव। वायदा कारोबार की हफ्ता एक्सपायरी का है हफ्ता, तो ऐसे में रहेगा भरपूर एक्शन। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी से जानेंगे कि इस हफ्ते आपको कहां पर रखनी है नजर, किस तरह से रह सकती है बाजार की चाल और स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए क्या करना है आपको खास। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज सुबह हफ्ते की शुरुआत में बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं, फिर अनिल जी से जानेंगे उनकी राय एक एक खबर पर। शुक्रवार को थोड़ा सुस्त रहे अमेरिकी बाजार, 500 अंकों की रेंज में कारोबार रहा और थोड़ा फिसल कर बंद हुए। 3 दिनों की तेजी के ट्रेंड पर ब्रेक लगते हुए दिखा। एसजीएक्स निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स कमजोर दिख रहे हैं, बट निचले स्तरों से थोड़ी थोड़ी रिकवरी भी आपको आती हुई दिख रही है। नतीजों के लिहाज से दिग्गज आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और साथ ही ढेरों और नतीजों पर रिएक्शन आपको आने वाला है। और साथ ही अगर आप देखें तो आज भी निफ्टी में 3 और वायदा कारोबार में 2 कंपनियों के नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। तो नतीजों के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा हफ्ता आपके लिए शुरू होने वाला है और आज ऑफकोर्स कई बड़े नतीजों का रिएक्शन भी आएगा। अनिल जी, पहले तो शुरुआत करते हैं सर, ये जो इतने सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं, आई थिंक पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ा हफ्ता सर ग्लोबल मार्केट्स के लिए आने वाला है। फेड की पॉलिसी देख लीजिए, यूएस में सभी दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आएंगे और ढेरों नतीजे आने वाले हैं। डेटा भी कई सारा आने वाला है। सारा एक्शन एक ही हफ्ते में सर। बिल्कुल दीप, और मेरे ख्याल से सबसे बिजी हफ्ता ये रहने वाला है, चाहे हमारे बाजारों के लिहाज से देखें या दुनिया भर के बाजारों के लिहाज से देखें। इवेंट्स भी हैं, रिजल्ट्स भी हैं, यानी कि मैक्रो फैक्टर्स भी है और माइक्रो फैक्टर्स भी। और एक तरफा बेहतरीन तेजी होने के बाद बाजार थोड़े से रुकते हुए भी नजर आ रहे हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होगा इस हफ्ते का, वो होगा ये गुरुवार। और गुरुवार को न सिर्फ हमारे यहाँ मंथली एक्सपायरी है, बल्कि बुधवार देर रात अमेरिका में जो आपको फेड की मीटिंग है उसका असर आते हुए दिखेगा। अमेरिका में जो भी ग्रोथ के अनुमान आते दिखेंगे, उम्मीद क्या कहेंगे, आशंका ये कि लगातार दूसरी तिमाही नेगेटिव ग्रोथ आ सकती है, जिसे ऑफिशियली आप रिसेशन कह सकते हैं। हालांकि ये अनुमान होगा, लेकिन उस अनुमान के दम पर भी बाजार अपना एक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस हफ्ते काफी हद तक अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का व्यू थोड़ा सा कॉशियस होने वाला है। और कॉशियस होने के पीछे वजह दीप ये है कि दुनिया भर के बाजारों में, हमारे बाजारों में एक तरफा तेजी होती हुई दिखी है। और एक तरफा तेजी होने के बाद अगर आप एक इवेंट हैवी हफ्ता में जा रहे हैं, जहां पर मैक्रो और माइक्रो फैक्टर्स दोनों पर अगर काफी कुछ एक्शन होने वाला है, तो थोड़ा आपको माफ कीजिएगा, सावधानी रखने की जरूरत है। और सावधानी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में भी बहुत कुछ एक्शन होने वाला है और हमारे यहाँ भी रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा हफ्ता होने वाला है। निफ्टी की भी और वायदा कारोबार की भी ढेर सारी कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करेंगी, और अमेरिका में भी इसी तरह का एक्शन रहने वाला है। तो मेरा ये समझना है कि ये हफ्ता ऐसा होगा दीप, जहां पर थोड़ा सा आपको इंट्राडे भी और स्पेशली ओवरनाइट थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना है। और ट्रेड लेते वक्त एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको परफेक्ट लेवल मिले, वहीं पर ट्रेड इनिशिएट करना है, अंदाज से नहीं। दूसरी चीज ये कि ओवरनाइट पोजीशन को या तो कम से कम रखना है या फिर आपको हेजिंग के लिहाज से रखना है। तो ये 2 चीजें इस हफ्ते की जबरदस्त है। तो हफ्ते की शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं थोड़ा सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सावधान करने की कोशिश इस वजह से नहीं कि एसजीएक्स निफ्टी नीचे है। एसजीएक्स निफ्टी से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भले अगर एसजीएक्स निफ्टी 40-50 पॉइंट नीचे है तो कोई दिक्कत वाली बात वहां नहीं है। लेकिन सावधानी सिर्फ इस वजह से है कि हम एक बड़े हफ्ते में जा रहे हैं, एक तरफा बढ़िया तेजी होने के बाद जा रहे हैं। ऐसे में खरीदना है, लेकिन अपने लेवल से और अपने हिसाब से, और पोजीशन को हेज करके करना है। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जी दीप। तो थोड़ी पोजीशन संभाल के रखनी है, क्योंकि इतना इवेंट हैवी वीक है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ऑब्वियसली फिर वहां से परेशानी आ जाती है। एक बार मैं आपको बता भी देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इस हफ्ते जहां पर आपको रखनी है नजर। सबसे बड़ी तो ऑफकोर्स आपके लिए फेड की पॉलिसी है। 27 तारीख को पॉलिसी आने वाली है, यानी कि वेडनेसडे शाम को हमारे बाजार इस पर थर्सडे मॉर्निंग को रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। अनुमान 80% जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि 5% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। 20% इस समय जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि 1% तक की भी रेट हाइक हो सकती है। बट ज्यादातर बाजार में माना यही जा रहा है कि इस बार 5% और फिर आने वाली इस साल की 2 और पॉलिसीज में आधे % से रेट्स बढ़ सकती हैं, ताकि साल के अंत तक अमेरिका में रेट्स करीब 3.5% के हो जाएंगे। करंट लेवल से डबल हो सकते हैं अमेरिका के रेट्स। पर यूएस में ऑलरेडी ये प्राइसिंग हो चुका है, इसलिए हमने देखा कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड जो है वो अब 2 हफ्तों के निचले स्तर पर आ गई है, 2.8% के नीचे, क्योंकि हाल ही में इन्फ्लेशन का जो दबाव बना हुआ था वो अब कम होते हुए दिख रहा है और इसका इंपैक्ट आने वाले समय में आपको आते हुए दिखेगा। तो
इन्फ्लेशन के लिहाज से थोड़ी राहत आ रही है। डेटा में अभी रिफ्लेक्ट होने में समय लग सकता है, बट आने वाले डेटा में डेफिनेटली इस पर आपको इंपैक्ट दिखेगा। तो इसलिए शायद इस बार 0.5% की बढ़ोतरी हो और उसके बाद फेड अपनी रेट हाइक्स की प्रक्रिया को थोड़ा कम कर सकती है। डॉलर इंडेक्स में भी हमने थोड़ी सुस्ती बनती हुई दिखी है, तो यहां से भी एक राहत आ रही है। हमारे रुपए पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। 80 का लेवल तो 2 बार रुपया पार कर ही चुका है, फिलहाल उसके नीचे ही होल्ड कर रहा है। देखते हैं वहां पर आपको कैसा एक्शन बनते हुए दिखेगा। सभी के सभी दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे इसी हफ्ते आने वाले हैं। तो एप्पल ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, मेटा ले लीजिए, Amazon ले लीजिए, अल्फाबेट यानी कि जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, इन सभी दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आएंगे। ऑफ कोर्स उसका रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब तक जो आईटी के नतीजे आए हैं, स्पेशली सोशल मीडिया कंपनीज के, वहां से डर यही बनते हुए दिख रहा है कि शायद एडवर्टाइजिंग ग्रोथ स्लो होती हुई दिख रही है और शायद उसका एक इंपैक्ट आपको जरूर आते हुए दिख सकता है। सप्लाई चेन की परेशानियां अब थोड़ी कम हो चुकी हैं, तो शायद वहां से एक राहत आ सकती है, बट इसका इंपैक्ट रहेगा। साथ ही S&P 500 की 250 कंपनीज यानी कि 1/3 पूरी की पूरी लिस्ट के जो भी जितने भी नतीजे हैं वो भी इस हफ्ते आपके लिए आते हुए दिखेंगे। तो बड़ा रिएक्शन आ सकता है डेटा के दम पर, पॉलिसी के दम पर, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि फिलहाल बाजार का काफी बड़ा इंपैक्ट अर्निंग्स पर बना हुआ है, अर्निंग्स के लिहाज से आप देख सकते हैं कि सेंटिमेंट ऊपर या नीचे आपको होते हुए दिखेगा। इसके बाद ऑफ कोर्स अमेरिका में Q2 जीडीपी का डेटा आने वाला है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला अनुमान आएगा जीडीपी का, 2 अनुमान और फिर फाइनल डेटा आता है। तो पहला अनुमान आने वाला है Q2 जीडीपी का और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले वाली तिमाही में हमने नेगेटिव ग्रोथ देखी थी और अगर लगातार 2 तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ आती है तो ये माना जाता है कि मंदी शुरू हो गई है। अब टेक्निकली डेटा के लिहाज से मंदी शुरू हो सकती है क्योंकि इस बार भी नेगेटिव ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, बट क्या एक्चुअली में मंदी आई है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएस में कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आपके लिए आने वाला है। अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये बताने के लिए कि आगे कंज्यूमर स्पेंडिंग कैसी रहेगी, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी पूरी की पूरी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, कंजम्पशन इकोनॉमी है, तो वहां से भी इंपॉर्टेंट डेटा है। और ऑफ कोर्स यूरोप का भी जीडीपी और इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। तो सर इतना सारा डेटा तो ग्लोबली आ रहा है, हमारे बाजार की तरफ भी नजर डालिए। 17 निफ्टी और 27 वायदा कारोबार की कंपनीज एंड ऑफ कोर्स कैश की तो लंबी लिस्ट है, रोज हम देखेंगे 40-50 नंबर्स आएंगे और साथ ही हमारी एक्सपायरी भी है, तो हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है, स्पेशली अर्निंग्स को देखते हुए। सर बिल्कुल दीप, और एक्सपायरी के लिहाज से देखें तो ये पिछले 3 एक्सपायरी में या 3 सीरीज हमारी जो खराब रही उसके बाद अब ये सीरीज ऐसी होगी जहां पर हम पॉजिटिव एक्सपायरी होते हुए देखेंगे। और अब से लेकर एक्सपायरी तक एक्शन के लिहाज से जाहिर सी बात है, जब खबरें ढेर सारी है, डेटा काफी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है जिन पर ध्यान रखना चाहिए। इमीडिएटली आप अगर आप देखें तो ब्रॉडली मैं बता दूं 16,500 16,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो आसानी से नहीं टूटेगा। और अगर एक्सपायरी में जाने के पहले 16,500 16,600 की रेंज को हम होल्ड कर पाते हैं, जो कि होल्ड होनी चाहिए, तब तक ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में जहां से आपने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था वो था 16,350, जहां से ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी नॉन स्टॉप 16,750 तक ऊपर आया है 2 ही ट्रेडिंग सेशन में। तो वो आपके लिए जो हम कह रहे थे गैप बीच में थोड़ा छोड़ के आया है 16,200 से 16,350 की रेंज में, वो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, वहां पर पक्का खरीदारी करने का मौका बनेगा। मुझे तो लगता है 16,500 से 16,600 की रेंज भी आसानी से निफ्टी पर टूटने वाली है नहीं, ये भी आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम कर लेगी। ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट एक बार 16,800 के पार निकलकर बंद होने के बाद आपके लिए जो बनेगी वो 17,000 के आसपास की, वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर है, उसका कोई खास वैसे वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ एक साइकोलॉजिकल लेवल है 17,000। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार 16,800 को दीप पार किया बाजार ने तो फिर बड़ी तेजी के आसार बनेंगे। 16,800 के ऊपर निकलकर टिकने पर बाजार फिर अच्छी तेज दौड़ लगा सकते हैं। हाँ वो हो सकता है इस एक्सपायरी तक हो या बाद में हो, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर अल्टीमेटली जो निफ्टी के लेवल बनते हैं वो 17,500 17,600 के माफ कीजिएगा 17,500 17,600 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ खुल जाते हैं। अगर एक बार आप 16,800 को पार करके अच्छे से वहां टिक जाए तो उसके बाद बड़ी तेजी बनने के आसार बनते हैं। तो अब क्या हम 16,800 के पार करके टिककर 700-800 पॉइंट की तेजी के लिए निफ्टी पर तैयार हो रहे हैं? इसका जवाब गुरुवार को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ भी होना है वो अमेरिका के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान के आंकड़ों पर, अमेरिका की फेड की मीटिंग पर और उनकी कमेंट्री पर, और साथ ही साथ हमारी वायदा कारोबार की एक्सपायरी, ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो एक साथ आपको गुरुवार को जिन पर एक्शन देखना है, क्योंकि बुधवार रात को अमेरिका में ये सब कुछ होगा। लेकिन मेरा ये समझना है कि अपसाइड कितनी होगी वो छोड़कर आप ये सोचिए कि नीचे की रिस्क क्या है, और नीचे की रिस्क अगर आपको पता है तो फिर आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। इमीडिएटली जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए नीचे की रिस्क
16,500 से 16,600 की रेंज में प्रिसाइजली 16,475 से 16,625 होता है। और अगर आप थोड़ा सा बड़ा व्यू ले रहे हैं तो 16,200, 16,350 उस लिहाज से आप देख सकते हैं। और देखिए, अगर आप एक बार अगर इस लेवल पर आ भी आते हैं 1000 पॉइंट एक तरफा, 1500-1600 पॉइंट की एक तरफा तेजी होने के बाद अगर हल्का फुल्का करेक्शन दिखाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है दीप कि इस हफ्ते अब थोड़ा सा हम हो सकता है इंडेक्स पर रुकते थमते नजर आए, लेकिन इंडेक्स पर रुकने थमने के बावजूद स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बाजार में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और वहीं पर आपको फोकस रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कभी कोई रिलायंस की वजह से बाजार कमजोर हो जाए, कभी कोई आईसीआईसी बैंक की वजह से मजबूत हो जाए, बैंक सेल पड़े तो कोई 2 सेक्टर आपके वीक हो जाए। ये सेक्टोरल रोटेशन होता रहेगा जिससे कि आपको इंडेक्स में मिला जुला सा कारोबार देखने को मिलेगा। लेकिन सेक्टोरल रोटेशन को हटाकर आप अगर देखेंगे तो बाजार में बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन तेजी की तरफ रहने वाला है। जी दीप, बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन रहेगा, नतीजों पर रिएक्शन आने वाला है, एंड ऑफ कोर्स एक्सपायरी भी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको रखने हैं नजर। इनफैक्ट आइए सर पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं और फिर रोज की तरह आपका नतीजों पर क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं आप ये सारे इंपॉर्टेंट नतीजे, वो भी जानेंगे। पर पहले आज के संकेतों से करते हैं शुरुआत स्ट्रैटेजी के लिए। सर क्या देख रहे हैं आप? जी, आज के संकेत में दीप बता दूं आपको कि ग्लोबल संकेत थोड़े से नेगेटिव साइड पर हैं, एफआईज के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, जिसे हम विस्तार में आगे बातचीत करेंगे। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है। हालांकि अमेरिका में शुक्रवार को थोड़ी सी गिरावट रही, लेकिन एक दिन की गिरावट से हमारा सेंटीमेंट बदलने वाला है नहीं और ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है। अब आपको आज के लिए निफ्टी पर सपोर्ट जोन बता दूं, 16,575, 16,625 ये लेवल ही आसानी से टूटेगा नहीं। और अगर इस लेवल में, इस रेंज में शुरुआत होती है तो खरीदारी करने का पहला मौका वहीं पर आपके लिए बन जाएगा। इसके नीचे जाने की संभावना कम है। अगर गए तो 16,475 से लेकर 16,525 की रेंज वो होगी जहां पर आपको डेफिनेटली, मतलब क्या कहना चाहिए, जिसे ब्लाइंड बाय, आंख बंद करके इस रेंज में आए तो खरीदारी करनी ही करनी है। इंतजार नहीं करना है इन्विटेशन का कि मैं आपको वापस फोन करके बोलूंगा या फिर मैं आपको टीवी पर बताऊंगा कि खरीदारी करने का मौका आ गया है दीप, जल्दी से यहाँ पर इन्फॉर्म कर दीजिए दर्शकों को। लेकिन यहाँ पर ले ही लेना है अगर गलती से हम पहुंचते हैं, वैसे पहुंचने की संभावना काफी कम नहीं के बराबर है। ऊपर की तरफ 16,750, 16,825 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, इसको पार करके निकले आगे तो 16,875 से 16,950 वो रेंज है जहां पर 100% प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। आज के लिए संभावना कम दिखती है, स्पेशली थोड़ा नीचे खुलने के बाद। ये आपके लिए बड़े लेवल से जोन है, बड़े आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल शुक्रवार को बहुत ही जबरदस्त बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और जिस तरह से 36,700 के ऊपर बंद हुआ है, जबरदस्त कॉन्फिडेंस है और वीकेंड के रिजल्ट्स का भी इंपैक्ट दिखेगा। फिलहाल एक बार मैं आपको बता दूं, दिक्कत एक ही है दीप की बैंक निफ्टी में ना जल्दी से नीचे आसपास कोई सपोर्ट है नहीं। मतलब जिस तरह के लेवल्स बने, सीधा सपोर्ट पहला बैंक निफ्टी का निकल कर आता है 36,275 से 36,350। अब आप कहेंगे 725 पे तो बंद हुए हैं, इतना दूर 1% नीचे, यही प्रॉब्लम है। 1% से पहले कोई खास सपोर्ट है नहीं, हल्का फुल्का आपके मन से आप सपोर्ट मान सकते हैं 36,500 का, लेकिन असली सपोर्ट जो बैंक निफ्टी पर पहला है वो 36,275, 36,350 का है। इसके ठीक नीचे 36,075 से लेकर 36,200 वो रेंज है जहां पर ब्लाइंड बाय बैंक निफ्टी भी बनकर आता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि 16,475 से 16,525 पर निफ्टी ब्लाइंड बाय है, वैसे ही बैंक निफ्टी भी 36,075 से 36,200 पर ब्लाइंड बाय है। ऊपर कितना जा सकते हैं, जो शुक्रवार का हाई है 36,825, 36,975 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। 37,000 के पार निकले तो 37,075, 37,200 तक जा सकता है। वहां पर भी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचें, ज्यादा एग्रेसिवली बेचने के बारे में सोचना ठीक नहीं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी हायर साइड पर जाने को तैयार है। बैंक निफ्टी तो वैसे ऑलरेडी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, निफ्टी पर अब अगला ब्रेकआउट 16,800 के ऊपर बंद होने पर होगा। 16,800 के ऊपर बंद हुए तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ दिखेगा। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और बड़े जोन जो निकल कर आ रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस कहां दिख रहे हैं सर आपको? सपोर्ट लेवल्स के लिहाज से देखेंगे तो 16,650, 16,625, 16,603 ये सपोर्ट बिल्कुल नजदीक नजदीक के 725 पे हम बंद हुए। इसके नीचे 16,575, 16,525 और 16,475 तक के लेवल है। तो 6 ही सपोर्ट लेवल दिए दीप, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा सपोर्ट लेवल की जरूरत है। हायर साइड पे 16,725 जहां बंद हुए हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं,
क्योंकि थोड़ा सा नीचे खुल रहे हैं इसलिए 725 750 दो छोटे लेवल हैं, 800 825 मीडियम लेवल है, 875 850 और 975 तक के 875 950 975 तक के फाइनल लेवल से बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ। अब आइए बैंक निफ्टी, आप बंद हुए 36,725 के आसपास। तुरंत जो सपोर्ट है 36,600 36,500 और 36,400, ये 100 पॉइंट के लेवल पर तीन आपको बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिल रहे हैं। इसके नीचे जो है लेवल्स वो बड़े काम के, ये एकदम परफेक्ट खरीदारी की रेंज में बैंक निफ्टी को लेकर जाते हैं और वो है 36,350 36,275 36,200 और 36,075। अगर मौका मिले आज कल में कभी भी तो इन चार लेवल पर टुकड़ों टुकड़ों में डेफिनेटली जहां आपको ठीक लगे वहां पक्के खरीदारी करनी चाहिए, यानी कि 36,350 से लेकर 36,075 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर आपके लिए खरीदारी करने का मौका बनेगा। हायर साइड पर कितना जा सकते हैं, वैसे हायर साइड पर मामला अच्छा खुला हुआ है, अपसाइड की गुंजाइश बन रही है। 36,825 जो शुक्रवार का हाई है, 36,925 36,975 ये तीन छोटे लेवल हैं। 37,000 के पार निकलने के बाद तेजी बढ़ती हुई दिखेगी। 37,075 और 37,200 मीडियम लेवल है। 37,275 350 आगे ऊपर के लेवल और बैंक निफ्टी में बनते हुए दिखेंगे, जिन पर आपको नजर रखनी है। जी दीप। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे बड़े लेवल्स और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आज के लिए। अच्छा सर, थोड़ा डेटा भी समझाएं, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा एफआईएस की पोजीशनिंग लगातार बढ़ी हुई है, पीसीआर भी थोड़ा बढ़कर आया है, क्या समझना है सर यहां से? देखिए एफआईएस की पोजीशन में दीप एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 5 दिन लगातार खरीदे, 4 दिन 5 दिन, राइट? नहीं जी सर, 6 दिन लगातार, 6 दिन से बाजार ऊपर गए सर। नहीं एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा मेरे ख्याल से 5 दिन लगातार आया है। चार दिन बाद आज वापस से 4 दिन, हाँ, तो 4 दिन लगातार खरीदने के बाद 674 करोड़ की बिकवाली थोड़ी सी एफआईएस ने की है शुक्रवार के सेशन में, लेकिन कोई आंकड़े खराब है नहीं। उसका रीजन बताऊं मैं आपको, 1181 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने खरीदे हैं और उसमें ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है, तो इंडेक्स में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग एफआईएस की तरफ से हुई है। 675 करोड़ की खरीद बेचे भले ही हो कैश में, लेकिन उसके सामने 1100 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है यानी कि नेट 400 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखे स्टॉक्स में भी, और सामने लगभग 1200 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदना, तो आंकड़ा अच्छा है एफआईएस की तरफ से खरीदारी का। और नीचे के लेवल पर सपोर्ट आपको यही देता हुआ दिखेगा। अगर बाजार गैप से नीचे खुलेंगे और आपके लिए नीचे और आते दिखेंगे तो खरीदारी करनी है, ये ध्यान में रखिए। घरेलू फंड ने वापस से खरीदारी की है 739 करोड़ की। एक अच्छी बात दीप जो दिख रही है डेटा में वो ये है कि लोकल फंड्स खरीदारी करना छोड़ नहीं रहे। नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि एफआईएस खरीदने आए तो लोकल फंड थोड़ा हाथ खींच लेते हैं कि ठीक है चलो हमें क्या करना है, लेकिन शुक्रवार के सेशन में देखिए, और अगर बिकवाली भी है तो लोकल फंड्स की बिकवाली काफी कम है, यानी कि अभी भी फ्लोज है, उनके पास में पैसा है और खरीदारी करने का रुझान बना, तो ये आंकड़े अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। रहा सवाल पुट कॉल रेशियो का, तो थोड़े सा हायर साइड पर 1.42 डेफिनेटली हायर साइड पर है पुट कॉल रेशियो। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हम जा रहे हैं, तो इस पुट कॉल रेशियो के दम पर आपको थोड़ा हल्का होना जरूरी है। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, 1.19 है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नीचे है, लेकिन इतना ओवरबॉट नहीं है जितना निफ्टी में। तो निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन एक आज खुलते ही आपको मिले, या कम गैप से खुले तो बाद में मिले, हल्की फुल्की लॉन्ग पोजीशन कम होनी जरूरी है। थोड़े से ओवरबॉट हम हैं निफ्टी पर इस वक्त, ये ध्यान में रखिएगा। ये वायदा कारोबार के डेटा, और विक्स तो आपका धीमे धीमे कम हो ही रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। जी दीप। तो वॉलेटिलिटी कम है, थोड़ा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आ सकती है। तो फिर जानते हैं सर पोजीशंस के बारे में, पहले तो बताएं मौजूदा पोजीशंस हैं तो क्या करें? देखिए दीप, स्टॉप लॉस जो लॉन्ग पोजीशन में लगाना है, छोटा स्टॉप लॉस लगाना है 16,575 का इंट्राडे बेसिस पे लगाइए, और क्लोजिंग बेसिस पे 16,475 का बनता है। आपकी मर्जी है आपको कहां लगाना है। अगर आपको क्लोजिंग बेसिस पे भी छोटा स्टॉप लॉस रखना है 16,575 रखिए, और अगर आपको क्लोजिंग बेसिस और इंट्राडे में भी आपको लंबा रखना है तो 16,475। आप अपनी सुविधा के हिसाब से स्टॉप लॉस, आपकी लॉन्ग पोजीशन किस लेवल की है उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग समझो कि नीचे के लेवल की हुई है तो आप 16,475 रखिए, नहीं तो अदरवाइज इंट्राडे 16,575, क्लोजिंग 16,475, ये स्टॉप लॉस ठीक है। बैंक निफ्टी, अब यहां पे समस्या है दीप समस्या ये है कि छोटा स्टॉप लॉस मिल ही नहीं रहा, सीधा स्टॉप लॉस आ रहा है 36,200 के आसपास, और आप बंद हुए 36,725, यानी कि
500 सवा 500 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, अब बीच में कोई ढंग का स्टॉप लॉस है नहीं, तो 16,175 16,200 का स्टॉप लॉस है, 16,175 का स्टॉप मैं आपको दे रहा हूं इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे। जिनको छोटा रखना है वो माफ कीजिएगा 36,175 का दे रहा हूं, जिनको छोटा रखना है वो 36,500 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है, चाहे तो 36,500 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। अदरवाइज जिनको ढंग का एकदम सही और डेटा के बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है उनके लिए 36,175 का होगा। जी जी ओके, तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉसेस की जगह। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह है सर आपकी? मौजूदा शॉर्ट भी रहेगा फिर नहीं मैं शॉर्ट हाँ शॉर्ट पोजीशन का मैं स्टॉप लॉस दे देता हूँ 16,800 16,750 का हाई हमारा शुक्रवार का है, इसके थोड़ा सा ऊपर जहां से हमें एक और ब्रेकआउट चाहिए वो 16,800। सो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 16,800 रखेंगे दीप, है ना। और बैंक निफ्टी का 36,825 का हाई बना था शुक्रवार को, इसके ऊपर निकलने पर अब काट लेंगे 36,850 क्लोजिंग और इंट्राडे दोनों। ज्यादा बड़ा रखना नहीं है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी बुलिश मोड में है, पहले ब्रेकआउट दे रहा है, लंबा स्टॉप लॉस रख के कोई फायदा है नहीं, तो डिसिप्लिन के तौर पर 36,850 ही रखेंगे इंट्राडे भी क्लोजिंग बेसिस पे। अब आइए आप जो पूछ रहे नई पोजिशन देखो, पहली सिचुएशन जो दे रहा हूं दीप वो है ड्रीम सिचुएशन, अगर आए तो, जो आज आएगा नहीं मुझे भी पता है, लेकिन मेरा देने का फर्ज है इसलिए मैं दे रहा हूं। 16,475 16,525 इस रेंज में आएगा, आपको खरीदना है बिना किसी इन्विटेशन का इंतजार किए। 16,350 का थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस है मुझे पता है, और वो मैं सोच समझ के दे रहा हूं ताकि आपका ट्रिगर ना हो। 16,575 16,600 दो छोटे टारगेट, 625 650 मीडियम टारगेट, 700 725 बड़े टारगेट। ये आपके लिए 6 टारगेट हो गए खरीदारी करने की राय। ये आने वाला है नहीं, तो ज्यादा चांस जो है, जो एग्जीक्यूशनेबल ट्रेड है जहां हो सकता है चांस, वो है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए निफ्टी खरीदने का। 16,575 16,625 की रेंज में आज आए तो डेफिनेटली यहां पर खरीदना चाहिए। एक्चुअली एसएक्स निफ्टी धड़ाधड़ रिकवर किए जा रहा है। 7 बजे तो मैं सोच ही रहा था कि अगर 100 पॉइंट नीचे खुलेगा तो मजा ही आ जाएगा खरीदारी करने के लिए, आज से बहुत ही बढ़िया होगा, वहां पर खरीदने करने का एक अच्छा मौका बन जाएगा, लेकिन अब हो नहीं रहा। तो 16 अगर जितना ज्यादा गैप से खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा आपको खरीदना है, और अगर इस रेंज में मिल जाए 575 625 की रेंज में, कितना 100 से 125 150 पॉइंट अगर मिल जाए तो डेफिनेटली लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 16,475 का होगा, थोड़ा दूर है। टारगेट 650 700 725 750, ये टारगेट तो शुक्रवार तक के आपने देखे हुए हैं, ये सब है। ये इसके बियॉन्ड 800 825 875 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं निफ्टी में खरीदारी करने के लिए आज से। अब बेचना कहाँ है, बेचने में थोड़ा ट्रिकी मामला है। जैसा आपको याद होगा शुक्रवार को मैं बेचने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि ढंग का कोई लेवल दिख नहीं रहा था बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी कितना तेजी से भागा। आज वैसे ही निफ्टी में भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक बेचने का चांस लेना है, और वो चांस लेना है दीप 16,750 से 16,825 की रेंज में। 16,825 पार होने के बाद शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट आपका 16,900 का होगा, और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम बार बार कह रहे हैं कि 16,800 के ऊपर बंद होने पर आपके लिए एक ब्रेकआउट नया बनेगा, इसलिए आज से 900 का स्टॉप लॉस रखिए। और 16,725 16,650 दो छोटे टारगेट हैं, 16,625 600 मीडियम टारगेट है, 575 525 और 16,475 ये फाइनल टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है। बिकवाली करने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किन लेवल पर आपको कैसे करना है, मूड माहौल देखकर आपको दिमाग लगाना है बेचने के लिहाज से। डाउ फ्यूचर्स भी मेरे ख्याल से थोड़ा रिकवर होते हुए दिखे, अब 45 पॉइंट ही नीचे, इसी वजह से एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ा थोड़ा बेहतर होते हुए दिख रहा है दीप जी। बिल्कुल सर, एशिया के बाजारों का तो मूड माहौल डेफिनेटली सुधरते हुए आपको दिख रहा है, और 16,700 पर वापस आ गया है एसजीएक्स निफ्टी। बताएं सर, बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है पोजीशंस के लिहाज से? बैंक निफ्टी में दीप देखिए, जो रेंज में दे रहा हूं वो ड्रीम रेंज है, वो आने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी आपको नोट करके इसलिए रखना जरूरी, कभी भी अनएक्सपेक्टेड किसी भी रीजन से आ जाए तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, और वो है 36,200 से 36,350। इस रेंज में बैंक निफ्टी जब भी आए, आज कल कभी भी लेना ही लेना है 100%। स्टॉप लॉस 36,000 का होगा, 36,200 36,350 में लेना है। टारगेट जो बनेंगे 36,400 500 600 3 छोटे टारगेट है, 725 825 मीडियम टारगेट है, 925 975 के बड़े टारगेट हैं। ये आपको खरीदारी करने के लिहाज से बैंक निफ्टी में आपके लिए। लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है, अगर आज गलती से बैंक निफ्टी लाल निशान में मिले आपको, और अगर खुलता हुआ दिखे, तो 36,500 के स्टॉप लॉस से ही खरीद लीजिए।
यानी कि आप 725 पे बंद हुए, समझो 600 के आसपास खुल जाए, 550 के आसपास खुल जाए, तो 36,500 के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, खरीद लीजिए बैंक निफ्टी। टारगेट जो बनेगा 36,825, 925 जो छोटे टारगेट है, 975, 37,075 मीडियम टारगेट है, 37,200, 37,275 और 37,350 के फाइनल टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी। अब आइए बेचने की बात है। अब यहाँ पर बेचने में जो आज ट्रेड दे रहा हूँ बैंक निफ्टी का सेम डीप वैसा ही है जो शुक्रवार को, कम कॉन्फिडेंस वाला है और सिर्फ देने के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको करना है तो करें, रिस्क देखकर ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नोट करके रख लें। 36,925, 36,975 इस रेंज में एक चांस लेना ले सकते हैं, क्योंकि 37,000 के कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में, तो एक बार हो सकता है 37,000 के आसपास आप रुकने की कोशिश करें। और किसी को छोटा सा मुनाफा कमाने के लिए एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना ही है शॉर्ट करने का, तो वो 36,925, 36,975 की रेंज में होगा। स्टॉप लॉस होगा दीप आपका 37,100 का। जो टारगेट बनेंगे नीचे 36,825, 36,750 दो छोटे टारगेट, 36,600, 500, 400 मीडियम टारगेट और 36,350, 275 और 36,200 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बैंक निफ्टी में आपको बिक वाली। जी थी। ओके, तो ये है आपके लिए सारी नई पोजीशंस बनाने की सलाह और साथ ही इंपॉर्टेंट लेवल्स। वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में भी अपडेट, इंडिया बुल्स हाउसिंग भी अब बैन लिस्ट में जुड़ गया है, तो 3 हाई बीटा काउंटर्स डेल्टा कॉर्प, आरबीएल बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग ये आपके लिए बैन में रहने वाले हैं। सर बाकी डेटा तो समझा दिया, वायदा कारोबार के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए सर? 16,700 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दीप। कमजोरी 16,700 से ही गिननी है। जब तक आप 16,700 यानी 20 पॉइंट कमजोर होते हैं तो भी आप न्यूट्रल है। 16,700 के पुट पर 36 लाख शेयर है, कॉल्स पे 42 लाख शेयर है, बराबरी का मामला है, रस्सा कशी वाला वही लेवल है। इसके ठीक नीचे 16,600 तुरंत सपोर्ट आता है और 16,800 तुरंत रुकावट का लेवल। तो डेटा बहुत क्रिस्टल क्लियर है, 600-800 की रेंज है, 700 बीचों बीच का लेवल। बैंक निफ्टी 36,500 के ऊपर जब तक है, यानी कि 200-250 पॉइंट कमजोर भी हो जाए बैंक निफ्टी पे तो आप कमजोर नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 36,500 के नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा। 36,500 के पुट पर 18 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 13 लाख शेयर हैं, तो 36,500 ही आपके लिए तुरंत प्रभाव से। मैं तो देख रहा हूं अगर 36,500, 550 खुलते ही मिले अगर बैंक निफ्टी, तो वहीं पर खरीदारी का मौका बन जाएगा। और 36,200 से 36,350 तो हमने कहा ही है कि खरीदना ही खरीदना है, वो आएगा नहीं। ऊपर में 37,000 पर हल्की फुल्की रुकावट है, 19 लाख शेयर हैं कॉल्स में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और नीचे 36,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, वो तो मतलब तो ब्रॉड रेंज 36,000 से 37,000 की बन रही है, 36,500 बीचों बीच में। तो बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि कुशन आपके बहुत है, 200-225 पॉइंट कमजोर होने के बावजूद आप बैंक निफ्टी पर कमजोर नहीं है। ये बहुत बड़ा कुशन है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी पर वो कुशन 20 पॉइंट का ही है, बैंक निफ्टी पर 225 पॉइंट का है, ये ध्यान में रखना है। तो वायदा कारोबार की सारे डेटा बाकी लेवल्स में आपको दे चुका हूँ। बिल्कुल, तो चलिए ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आज के लिए। अच्छा सर, नतीजों के लिहाज से भी ओवर द वीकेंड जो इतने सारे बड़े नतीजे आए हैं, उस पर अपनी राय दें सर, आपको कौन से नतीजे कैसे लगे? नतीजों में सबसे बढ़िया रिजल्ट तो दीप देखिए आईसीआईसीआई बैंक के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोर बिजनेस में जो ग्रोथ आई है और फंडामेंटल्स जो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं वो कमाल के हैं। मुनाफा जबरदस्त दमदार आया है, हर एक पैरामीटर पर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बस बात यही कि अच्छे नतीजों की उम्मीद थी, उसके बावजूद मुझे लगता है कि 2-1% तक की तेजी आईसीआईसीआई बैंक में आसानी से बन सकती, इतनी तो बननी चाहिए। उसके बाद देखते हैं फॉलो बाइंग कितनी आती है। लेकिन अब ये स्टॉक एफआईज के लिए बाय ऑन डिप्स का स्टॉक हो गया, तो आईसीआईसीआई बैंक आपको सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लीड करने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। अगर कभी भी बैंक निफ्टी में कमजोरी के बाद खरीदारी की शुरुआत होगी तो आईसीआईसीआई बैंक से होगी, ये इन नतीजों में साफ है। कोटक बैंक रिजल्ट ठीक है, मतलब खराब भी नहीं तो अच्छे भी नहीं, न्यूट्रल है। वैल्यूशंस महंगे हैं, दिक्कत वही है। अदरवाइज अगर वैल्यूशंस महंगे नहीं होते तो नतीजे उतने खराब है नहीं। तो कोटक बैंक कैसा खुलता है वो देखना होगा। अगर खुलकर पहले नीचे जाता है तो वहां पर खरीदना है और पहले ऊपर आता है तो बेचना है। 1.5% ऊपर 1.5% नीचे तक का मूव कोटक बैंक एक बार शुरुआती कारोबार में दे सकता है, और जैसा दे उसके विपरीत आपको ट्रेड करना है। अगर शुरुआत में मार्केट के मूड माहौल के साथ 1.5-2% नीचे आ जाए तो वहां लेना है। और अगर एक ही तरफ का आप मूड बना रहे हैं कि चलिए हमें तो बेचना नहीं आता, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय ऑन डिप्स कोटक बैंक में भी इन रिजल्ट से बहुत डरने की बात नहीं कि रिजल्ट अच्छे नहीं, रिजल्ट ठीक ही है, वैल्यूशन महंगे इसलिए थोड़ा नीचे आए तो लेना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील नंबर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन सबको पता है मेटल्स के नंबर कमजोर आने ही आने हैं। लगातार चौथा ये क्वार्टर ऐसा है जहां ईबिटा में इनके कामकाजी मुनाफे में कमी आती हुई दिखी है।
थोड़ा कमजोर होना चाहिए, 2 से 3% कमजोर हो सकता है, लेकिन उसके बाद वहां पर आपको खरीदारी आती हुई दिख सकती है, क्योंकि नतीजे ऑलरेडी खराब आएंगे ये पता है, तो काफी हद तक प्राइस में ये डिस्काउंटेड भी है, आप ये देख सकते हैं। और नतीजों में इन्फोसिस में दीप अगर आप देखें तो नतीजे तो कमजोर है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन गाइडेंस बढ़ाने से हो सकता है इन्फोसिस में एक्सीडेंट बच जाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर थोड़ा कमजोर खुले इन्फोसिस तो आश्चर्य नहीं होगा इन नंबर्स के दम पर, क्योंकि इन्फोसिस में आमतौर पर सारे एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे 14 से 15% की ईपीएस ग्रोथ चाहिए। अब आप रेवेन्यू गाइडेंस तो बढ़ा रहे हैं 1 से 2% का, लेकिन ईपीएस गाइडेंस आपका इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपके लिए मार्जिन पर प्रेशर है, मार्जिन गाइडेंस सेम रखा है। तो अगर 6-7% ईपीएस ग्रोथ आनी है, जो 14-15% ईपीएस ग्रोथ लोगों को चाहिए उसके सामने, तो मेरे ख्याल से फिर थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है। हाँ, 1400 से 1500 की रेंज बड़ी है, लेकिन अगले क्वार्टर तक के लिए 1400 से 1500 की रेंज में खरीदारी आएगी और 1500 से 1600 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो बेसिकली आप 2 पिलर समझ लीजिए, 1400 से 1600 की रेंज में इन्फोसिस को टाइम पास करना है। आज हो सकता है थोड़ा कमजोर है, मुझे लगता है कि भले ही गाइडेंस आया लेकिन थोड़े कमजोरी नतीजों के दम पर होनी चाहिए। बाकी रिजल्ट्स में तो बाजार बंद होते होते आ ही चुके थे, थोड़ा कमजोर हो सकता है क्योंकि ग्रॉस एनपीए घटे हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ग्रॉस एनपीए बढ़े हैं 70 बेसिस पॉइंट और मार्जिन भी घटे हैं, तो नंबर्स बंधन बैंक के जैसे चाहिए थे वैसे मिले नहीं, तो वहां हल्का फुल्का दबाव देखने को मिल सकता है। अगर 2-3% घटे बंधन बैंक तो ये वहां से बाय हो जाएगा, तो बस उतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। तो आई थिंक नतीजों के लिए आज से सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आपके जो हैं दीप वो है आईसीआईसीआई बैंक के। रिलायंस नतीजे हर एक फ्रंट पर कमजोर हैं, उम्मीद से खराब है, तो आई थिंक रिलायंस एक स्टॉक ऐसा होगा जो आज निफ्टी पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। 1% 1.5 से 2% जितना रिलायंस कमजोर हो सकता है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। तो रिलायंस कमजोरी करेगा, बैंक संभालने की कोशिश करेंगे नतीजों के दम पर, ये सब आप लेकर चल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो दिग्गज बैंक्स के नतीजे हैं और रिलायंस पर भी फोकस है, एंड ऑफ कोर्स बंधन बैंक की बात निकली है तो मैनेजमेंट भी हमारे साथ न्यूज़ पर व्यूज में जुड़ेगा, उनसे भी करेंगे चर्चा। बट ये है आपके लिए कुछ नतीजों का विश्लेषण। आइए फिर नतीजों के बारे में कुछ और डिटेल्स, कुछ और कैश मार्केट के नतीजे और साथ ही खबरें क्या हैं ये भी जान लेते हैं हमारी रिसर्च टीम के साथ। कुशल, अरमान और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले तो निफ्टी से 3 कंपनियां एक्सिस बैंक, टाटा स्टील और टेक महिंद्रा अपने नंबर्स पोस्ट करेंगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से कैनरा बैंक और आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर भी नजर रखनी है। इनफैक्ट कॉस्मो फिल्म्स पर भी नजर रखिए क्योंकि यहां पर अब इसका नाम आज से कॉस्मो फिल्म से बदलकर कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड हो जाएगा। साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी की आज बोर्ड बैठक है, तो यहां पर भी फैसला निकल कर आता है दिखेगा कि कितना बोनस शेयर ये जारी करते हैं, क्या रेशियो रहता है। पोस्ट मार्केट नंबर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर्स अनुमान से कमजोर आते हुए दिख रहे हैं, खासकर रेवेन्यू फ्रंट पर अगर आप देखें तो 2,19,304 करोड़ पर आय आई है कंपनी की। इनफैक्ट 2,32,600 करोड़ रुपए का हमारा अनुमान था। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी का जो एबिटा है वो लगभग 38,000 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, बट जो एस्टिमेट्स था वो 42,430 करोड़ रुपए का था। मुनाफा भी करीब 11% बढ़कर 17,955 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। जियो के प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर साइड पर देखने को मिला था और साथ ही रिटेल जो सेगमेंट है इनका वहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा रुझान आता हुआ दिख रहा था। आईसीआईसीआई बैंक बीट ऑन ऑल एस्टिमेट्स है। डेफिनेटली यहां पर कंपनी की जो एनआईआई है वो करीबन 21% बढ़कर 13,210 करोड़ पर आई है। हमारा अनुमान 13,106 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी का प्रॉफिट लगभग 50% बढ़कर 6,905 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान केवल 6,210 करोड़ रुपए का था। तो अनुमान से बेहतर दोनों ही टॉप लाइन और बॉटम लाइन आती हुई दिख रही है और कंपनी की एसेट क्वालिटी में भी सुधार आता हुआ दिख रहा है। 3.6% जीएनपीए थे पिछली बार, इस बारी 3.41% पर आती हुई दिखी। हमारा अनुमान 3.5% का था। तो डेफिनेटली हमारे अनुमान से बेहतर प्रदर्शन है और लोन ग्रोथ भी 22% बढ़कर आती हुई दिख रही है। कोटक महिंद्रा बैंक मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। एनआईआई करीबन 19% बढ़कर 4700 करोड़ पर आई है। हमारा अनुमान 4660 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 2200 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 2071 करोड़ पर आती हुई दिखी है और कंपनी की जीएनपीए भी 2.34% से घटकर 2.24%, यानी कि एसेट क्वालिटी में सुधार आता हुआ यहाँ पर हमें दिख रहा है और जो कंपनी की डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी करीबन 11% तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली इन्फोसिस पर भी नजर रखिए, नंबर्स मिले जुले
हैं, क्योंकि आय फ्रंट पे तो बेहतर प्रदर्शन है पर मुनाफा जो है वो अनुमान से कमजोर आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी की जो मार्जिन है 20.1% पर आई है, इनफैक्ट 21.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी का मुनाफा 5360 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान 5600 करोड़ रुपए का था। और अगर आप कंपनी की मार्जिन गाइडेंस देखिए तो 21 से 23% पर बरकरार रखी है। हालांकि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू टर्म्स में जो ग्रोथ है वो करीबन 14 से 16% रखी है, 13 से 15% से बढ़ाकर। साथ साथ अंत में मैं जेएसडब्ल्यू स्टील और नवीन फ्लोरिन की बात करूंगा। नंबर्स कमजोर है जेएसडब्ल्यू स्टील के, मार्जिन 11% पर आई है, 36% से घटकर। मुनाफा हमारा 1200 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले 840 करोड़ के लगभग कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज किया। और अंत में नवीन फ्लोरिन, यहाँ पर इनलाइन नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। आय करीबन 400 करोड़ पर आई है, अनुमान 437 करोड़ का था। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 32% बढ़कर 74 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान 78 करोड़ का था। तो लार्जली इनलाइन नंबर्स नवीन फ्लोरिन की तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, बट नंबर्स की है लंबी लिस्ट। अरमान, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन सी अर्निंग्स है? जी, सबसे पहले भारत गेयर्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नतीजे हैं इनके कमजोर आते हुए दिखे हैं। हालांकि आय में आपको दिखेगा लगभग 12% का उछाल देखा गया, पर मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स लगभग 10.8% से घटकर 6.7% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा भी लगभग 6.5 करोड़ से घटकर 4.3 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हुतामा के इंडिया नतीजे हैं, कंपनी जो घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। कंपनी आय में आपको बढ़ोतरी दिखी है लगभग 20% की। मार्जिन्स भी थोड़े इंप्रूव हुए हैं, 3.4% से बढ़कर 4.4% पर आते हुए दिखे हैं। और पिछली बार जो 3.5 करोड़ का घाटा था, इस बार 8.2 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। महिंद्रा सीआई जो आप नतीजे देखेंगे वहां पर अच्छे नतीजे हैं, हालांकि जो मार्जिन्स हैं वहां पर आपको इंपैक्ट देखा गया है। आय लगभग 33% बढ़कर आती हुई दिखी है और मार्जिन्स जो है वो थोड़े कट हुए हैं, 12.7% से घटकर 11.3% पर आते हुए दिखे हैं। और जो मुनाफा है, मुनाफे में आपको लगभग 39% की बढ़ोतरी देखी गई है। शेषाशाही पेपर नतीजे आप देखेंगे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 98% बढ़कर आती हुई दिखी और मार्जिन्स देखिए, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है, 14.4% से बढ़कर 20.4% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा भी लगभग 20 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। सुप्रीम पेट्रो नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय फ्लैटिश रही है। अगर आप मार्जिन्स की बात करेंगे, मार्जिन्स में कटौती देखी गई है, 20.6% से घटकर लगभग 17% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में भी लगभग आपको 16% का कट देखा गया है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय 23% बढ़कर आती हुई दिखी और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा 32% कमजोर आया और मार्जिन्स में अच्छा खासा कट देखा गया है, 21.7% से कट कर सिर्फ 10.6% पर आते हुए दिखे हैं। डी लिंक नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय में अच्छा खासा उछाल आया है 82% का। मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं, हालांकि जो मुनाफा है, मुनाफे में भी लगभग 78% का उछाल आता हुआ दिखा है। और अंत में ई मुद्रा नतीजे हैं बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय 21.7% बढ़कर आई और मार्जिन्स देखिए, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है, 33.6% से बढ़कर लगभग 40% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफा में भी लगभग 44% की बढ़ोतरी देखी गई है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे जहां पर रखनी है नजर। कुशल बताइए, कुछ खबरें भी हैं आपके पास? बिल्कुल दीप, खबरों में सबसे पहले टाटा मोटर्स डीटीसी की तरफ से करीब 1500 जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं उसका ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, तो इनके लिए एक पॉजिटिव जो है ट्रिगर बन सकता है। साथ ही मारुति सुजुकी ने अपनी अर्टिगा इसकी कीमतें बढ़ा दी हैं और 6000 रुपये तक यहाँ पर कीमतें बढ़ाई गई हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी 250 करोड़ रुपए का भारत सरकार से एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है। साथ ही गेल, यहाँ पर नजर रखिए, 27 जुलाई यानी कि परसों यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। एसएमएस फार्मा आइबुप्रोफेन के लिए सीईपी से इनको मंजूरी भी मिल चुकी है। और अंत में वर्धमान टेक्सटाइल्स बिजनेस अपडेट आता हुआ दिख रहा है, जहां पर पर्टिकुलरली अगर आप प्रोसेस्ड फैब्रिक प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर 17% की ग्रोथ सालाना आधार पर हमें देखने को मिली है। और साथ ही जो ग्रे फैब्रिक है वहां पर भी लगभग 11.5% की ग्रोथ आई है। ओके, तो खबरों के लिहाज से भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और ऑफ कोर्स नतीजों का तो बड़ा रिएक्शन रहेगा, बट इन सब नतीजों पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी जानते हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, ढेर सारी रिपोर्ट्स आई नतीजों के बाद। सबसे पहले इंडेक्स हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 2503 की शुक्रवार की क्लोजिंग है,
ये लक्ष्य दे रहे हैं 2950 का। लेकिन खास बात यह भी कि कंसो आधार पर अगर आप देखें तो इनका जो मुनाफे का आंकड़ा है इनके अनुमान से 28% कम था, लेकिन ऑयल टू केमिकल बिजनेस में जो एबिटा है वो काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिला। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य में थोड़ी सी कटौती की है। 3253 इनका पहले का व्यू था, जो कि करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो काफी ज्यादा है, लेकिन अब जो लक्ष्य है वो घटाकर 3015 रुपए कर दिया है। ये भी कह रहे हैं कि नेगेटिवली सरप्राइज किया नतीजों के बाद, लेकिन खास बात ये भी है कि मान रहे कि लंबी अवधि के लिहाज से स्टॉक बढ़िया कर सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो इन्होंने 3240 से घटाकर 3225 रुपए कर दिया है। इन्फोसिस यहां पर भी नजर रखिएगा, सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1750 के लक्ष्य के लिए, 1506 की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि जो इस तिमाही में मार्जिन आए इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिले। बैंक ऑफ अमेरिका ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 1600 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1700 रुपए का लक्ष्य दिया है। जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है 582 की क्लोजिंग है, 500 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे कि नतीजे काफी कमजोर और खासतौर पर इनके अनुमान से भी कमजोर देखने को मिले। जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 405 से घटाकर 385 कर दिया। देखिए 582 की क्लोजिंग है, 385 का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो टाटा स्टील के मुकाबले जेएसडब्ल्यू स्टील महंगा है और नतीजे तो इनके थोड़े बहुत इनलाइन ही आए। जेफरीज को नतीजे इनलाइन नजर आ रहे हैं। नोमिरा ने रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य अगर आप देखें तो बड़ा है, सरप्राइजिंगली 500 से बढ़ाकर 548 रुपए कर दिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर नोमिरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य यहाँ पर मामूली 100 रुपए की कटौती की है, 8000 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 8800 रुपए के लक्ष्य के लिए। सबसे बढ़िया नतीजा है आईसीआईसीआई बैंक है और यहाँ पर देखिए सीएलएसए 800 रुपए की क्लोजिंग है, 1040 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि नेट जीरो क्रेडिट कॉस्ट है, जो कि अपने क्लास में सबसे बेहतर है और परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो काफी कंसिस्टेंट होता जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक का। बैंक ऑफ अमेरिका ने भी खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए। साथ में सिटी ने भी खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 950 से बढ़ाकर 1030 रुपए कर दिया है और मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य बढ़ाकर 1040 कर दिया है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2135 से बढ़ाकर 2188 कर दिया है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1965 से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया है। अंत में बंधन बैंक यहाँ पर भी नजर रखिएगा, गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 427 से घटाकर 396 कर दिया है और जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 25 रुपए से घटाकर 375 का दिया है। तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज दमदार एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हफ्ते का पहला दिन, वक्त है पिक ऑफ द वीक का। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है आपके साथ तैयार। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक बताने से पहले अपडेट है, लास्ट वीक की मेरी पिक ऑफ द वीक थी टाटा कंज्यूमर और वहां टारगेट बखूबी अचीव हुए और वीक खत्म होने से पहले अनिल जी गुरुवार को अचीव हो गए थे। और इस बार का पिक ऑफ द वीक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ऑटो पूरे फ्लेवर में है, ऑटो एंसिलरी भी चल रहा है, एक्साइड भी ऑटो से जुड़ा हुआ स्टॉक है और एक्साइड में मुझे लगता है एक रैली देखने को मिलेगी। 147.5 147 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। 158 158 रुपए के लक्ष्य के लिए एक्साइड है मेरा पिक ऑफ द वीक। एक्साइड इंडस्ट्रीज खरीदें, ये है आपके लिए पिक ऑफ द वीक बंसल जी की तरफ से आती हुई। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। कुणाल जी बताएं सर, गुड मॉर्निंग, आपकी पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए पिछले सप्ताह मैंने पिक ऑफ द वीक में खरीदारी कराई दी थी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे, उसमें सारे लक्ष्य हासिल हुए। इस सप्ताह खरीदारी की राय है टाइटन में। टाइटन पे अनिल जी हमने शुक्रवार को भी बात की थी, चार्ट मुझे बड़ा दमदार लग रहा है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और अगर आज मान लीजिए बाजार थोड़ा हल्का फुल्का नीचे खुलता है तो एक बड़ा अच्छा खरीदारी का मौका होगा। बाय करके चलें, 2265 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 2390 रुपए का, 2390 का और इवेंचुअली स्टॉक 2500 तक जाना चाहिए। 2450 का दूसरा टारगेट रख करके बाय करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए राय खरीदारी की टाइटन में। ये स्टॉक भी बहुत मजबूत नजर आ रहा है इस वक्त। आइए तैयार है हिमांशु जी हमारे साथ। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर इस हफ्ते का आपकी पसंद का शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अनिल जी पिछले हफ्ते का आयशर मोटर्स टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। इस हफ्ते पिक ऑफ द वीक कैश सेगमेंट का स्टॉक है बालाजी अमीन्स।
अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का जो माहौल है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है चार्ट्स पर, और इस हफ्ते एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 3550 और 3800 के दो टारगेट्स के लिए। अब बालाजी अमीन्स मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक रहेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस है 3180 का। ओके, 3350 और दूसरा 3550 और 3800, मैंने सही सुना टारगेट? जी अनिल जी, 3550 पहला टारगेट, 3800 दूसरा टारगेट। क्या बात है, 3550 पहला टारगेट और 3800 दूसरा टारगेट। बड़े टारगेट्स के लिए करें खरीदारी आप बालाजी अमाइंस में। ये राय है हिमांशु जी की तरफ से। आइए जैन साहब भी हमारे साथ है तैयार। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर इस हफ्ते का आपकी पसंद का शेयर। यस अनिल जी, पहले तो मैं जो वीकेंड शो में मैंने जो स्टॉक्स दिए थे मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे दिया था कोफोर्ज लिमिटेड, और पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था डेक्कन सीमेंट्स, क्योंकि सीमेंट स्टॉक्स देखिए फ्राइडे के जो आफ्टरनून शो में देख रहे थे किस तरीके से थर्सडे के आफ्टरनून शो में धीरे धीरे सीमेंट स्टॉक्स बॉटम आउट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे अब अच्छा माहौल बनना चाहिए। और मैंने फ्राइडे के दिन एक्सेल इंडस्ट्रीज दिया था मॉर्निंग में जैन साहब के जेम्स में, उसी की एक ग्रुप कंपनी है पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, वो मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे फ्राइडे इवनिंग शो में दिया है। और अब मैं जो स्टॉक्स देना चाह रहा हूं जनरली लार्ज कैप से दूंगा। इसमें एक तो मुझे बीएल बहुत बढ़िया लगता है, मुझे डिफेंस स्टॉक्स में काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है। दूसरा सीमेंट स्टॉक्स में बड़ी वाली जो सीमेंट कंपनी है सबसे बड़ी इनफैक्ट इंडिया की, अल्ट्राटेक सीमेंट, और जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नंबर्स आए हैं मुझे लगता है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ये दोनों ट्विंस पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे मेरे स्टॉक्स। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स जैन साहब की तरफ से हर बार की तरह एक लंबी लिस्ट जहां पर आपको रखनी है नजर, और कई सारे दिग्गज भी इसमें इंक्लूडेड। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक 2.5% ऊपर बंद हुआ था डेज हाई पर, और बैंक्स की तरफ से तो पिछले पूरे हफ्ते अच्छा सहारा रहा। आज भी बैंक्स के नतीजों पर रिएक्शन आने वाला है, और आईसीआईसीआई बैंक, जैसा अनिल जी भी कह रहे थे, बढ़िया नतीजे यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी, क्या राय है सर आपकी आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर? देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, और आईसीआईसीआई बैंक में जिस तरह का मोमेंटम हमने पिछले पूरे सप्ताह देखा, मुझे लगता है कि अब वापस से आपको तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आज कुछ सबड्यूड ओपनिंग देखने को मिले, लेकिन इवेंचुअली जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 840 रुपए के लेवल्स दिखाएगा। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहे। गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है। 840 845 से पहले कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस चार्ट पर दिखता नहीं। ओके, तो यहां पर आईसीआईसीआई बैंक में भी खरीदारी करने की राय है। 840 850 तक की जगह खुली है, ऊपर जाने की तैयारी बन सकती है इस स्टॉक के लिए। आइए सुमित जी हमारे साथ है तैयार। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द वीक के तौर पे चंबल फर्टिलाइजर को सिलेक्ट करना चाहिए। चंबल फर्टिलाइजर पिछले कई दिनों से एक तेजी का मूव दिखा रहा है। लास्ट वीक भी फ्राइडे को क्लोजिंग आवर्स में इसने अच्छा मूव दिखाया है, तो 315 320 के बीच में चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 305 रुपए 307 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो 307 का इसके ना नीचे में स्टॉप लॉस होना चाहिए। और चंबल फर्टिलाइजर में ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो मेरे को लग रहा है कि ऊपर में 335 रुपए से लेके 340 रुपए तक के लेवल चंबल फर्टिलाइजर में ये हफ्ते में दिखाई देने चाहिए। तो चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करें। 307 के नीचे का स्टॉप लॉस, 335 से 340 तक के टारगेट ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। और चंबल में आप मेरा धन्यवाद भी स्वीकार कर लें, क्योंकि शुक्रवार को कल के 2000 में मैंने चंबल फर्टिलाइजर खरीदारी करने की राय दी थी, और टारगेट भी लगभग आप ही के हिसाब से 328 334 और 340 के आसपास तक के टारगेट दिए थे। तो आज अब आगे चंबल फर्टिलाइजर के टारगेट को हासिल करने की जिम्मेदारी सुमित जी के मजबूत कंधों पर है। मेरी जिम्मेदारी कम हो गई है, खत्म तो नहीं हुई, कम हो गई है। सिमी जी भी हमारे साथ तैयार है। सिमी जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं मैम आपकी पिक ऑफ द वीक। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए मेरा पिक ऑफ द वीक होगा रैमको सीमेंट। सीमेंट में मैं मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर पूरा अभी अच्छा करेगा, और रैमको सीमेंट में अच्छा क्लोजिंग आया था फ्राइडे का सेशन पर, तो मुझे लगता है कि वो आज भी मेंटेन कर सकता है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं होता है, तो एकदम नज़दीकी स्टॉप लॉस है मेरा। 680 का स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा 4-5 रुपया नीचे भी मिलता है तो खरीद लीजिएगा। 680 का स्टॉप लॉस होगा। 720 का पहला टारगेट, 732 का दूसरा टारगेट के लिए रैमको सीमेंट को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके, तो रैमको सीमेंट पर भी करें खरीदारी। और हम देख ही रहे थे कि पिछले हफ्ते सीमेंट स्टॉक्स स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में आपको बढ़िया एक्शन यहाँ पर बनते हुए दिखा था।
इनफैक्ट एक्शन की बात चल रही है तो एक दो और जो इंपॉर्टेंट नतीजों का रिएक्शन है वहां पर राय ले ली जाए। कोटक बैंक यहां पर थोड़े मिले जुले नतीजे रहे हैं। बंसल जी, क्या राय है सर कोटक बैंक के चार्ट पर? देखिए दीपांशु, कोटक बैंक का टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट तो दीपांशु कोटक बैंक का एकदम बढ़िया है। टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हमने ऑलरेडी बनते हुए देखा है और यहाँ पर लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। एज लॉन्ग एज स्टॉक 1790 के ऊपर है सब ठीक है। तो जिनके पास है 1790 के स्टॉप लॉस के साथ 1790 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। हिमांशु जी, इन्फोसिस ये क्या कह रहा है सर चार्ट पे? जी दीपांशु, देखिए चार्ट शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक अटेम्प्ट किए थे लास्ट वीक में, एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी। स्टॉक ने 1480-1500 रुपए का रेजिस्टेंस भी पार किया था। नियर टर्म में मेरा ऐसा मानना है दीपांशु, अगर ये स्टॉक यहाँ पर नंबर्स के बाद अगर आज किसी 1440-1450 के ऊपर टिका रहता है तो मुझे लगता है कि शायद जो रिजल्ट्स को लेकर नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस इन हो चुकी है और फ्रेश बिकवाली की सलाह यहाँ पर स्टॉक में तभी होगी या तभी देखने को मिलेगा अगर ये स्टॉक वापस से 1400 रुपए के नीचे जाना शुरू करता है। जब तक ये स्टॉक 1400 रुपए के ऊपर बना हुआ है मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद इस गिरावट पर वापस से खरीदारी देखने को मिले और अगर वापस से ये स्टॉक 1530-1540 का हर्डल पार करता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में 1600 के ऊपर भी ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फोसिस जिस पर रखनी है नजर और गाइडेंस भी कंपनी ने बढ़ाई है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां से रिएक्शन आते हुए दिखेगा। हुतामाकी जैन साहब, घाटे से मुनाफे में आई है, आय 20% आपके लिए बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 51% बढ़ा है। राय दे सर हुतामाकी पर। ये स्टॉक ऐसा जिसके बारे में मैं बहुत समय से बातें करता था बट मैं वैसे सही नहीं पड़ा। ये पेपर प्रोडक्ट्स, पीपीएल मतलब पेपर प्रोडक्ट्स होता तब से जब ये हुतामाकी एक फिनलैंड की कंपनी ने टेक ओवर किया और ओवरऑल गलत पड़े और उसके सामने पॉलीप्लेक्स, कॉस्मो फिल्म्स, यूफ्लेक्स सब चल पड़े। तो ये स्टॉक देखिए रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं आ रहे थे, हालांकि इस बार लास्ट 2 क्वार्टर से थोड़ा सा टर्न अराउंड वाला माहौल बना हुआ है और कोरोना के दौरान काफी अफेक्टेड रहा। तो मेरे हिसाब से बस जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे और बाउंस पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि निकले अभी भी कोई वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता नहीं है और अभी भी आगे परफॉर्मेंस जैसे बीच में खराब हुई और आगे भी अच्छा जाएगा ऐसा कोई बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे। तो मेरे हिसाब से बाउंस पे स्विच टू जो हमारा सबका फेवरेट है, अनिल जी का, मेरा, सुमित जी, सबने, सिमी जी, सबने दिया हुआ और भी मैं कोई नाम बोल रहा हूं तो माफ कीजिएगा, शायद सेठी साहब ने, पॉलीप्लेक्स टॉप ऑफ द कॉल है, पॉलीप्लेक्स एंड कॉस्मो फिल्म्स दोनों। बिल्कुल, पॉलीप्लेक्स, कॉस्मो फिल्म्स वहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कॉस्मो फिल्म्स की बात निकली है तो आज ज़रा इस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आज से कंपनी का नाम भी बदल रहा है। कॉस्मो फिल्म से अब इसका नाम कॉस्मो फर्स्ट हो जाएगा तो इस पर भी आप रखिएगा नजर, ये भी काउंटर फोकस में रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक प्री ओपन में 72 लाख शेयर्स के कई सौदे होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ही नहीं, आप देख रहे हैं सन फार्मा में कई सारे बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में कई बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं, टीसीएस में भी बड़े सौदे होते दिख रहे हैं। तो निफ्टी की कई दिग्गजों में, एसबीआई अब आपकी लिस्ट पर आ रहा है, 27 लाख शेयर्स के कई सौदे एसबीआई में भी होते हुए दिख रहे हैं। तो कई सारे दिग्गज निफ्टी काउंटर्स में, एक्सिस बैंक में 30 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हो रही है, कोल इंडिया में करीब 21.5 लाख शेयर्स के कई सौदे होते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ी ब्लॉक डील्स आपको इस समय प्री ओपन विंडो में बाजार में होती हुई दिख रही है और सभी दिग्गज शेयर्स पर आपको रखना है फोकस। दिग्गज शेयर्स की बात है तो जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी आज अपने नतीजों पर रिएक्ट करने वाला है। जरा राय ली जाए सिमी जी से। सिमी जी, जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट कैसा लगता है मैम? दीपांशु, चार्ट उतना खराब भी नहीं है क्योंकि जो भी मुझे लगता है कि वीकनेस था, जो भी करेक्शन का माहौल था, अभी तो थोड़ा सा खत्म हो चुका है। अब रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा लोअर लेवल टेस्ट हो सकता है पर लोअर लेवल से वापस से रिकवरी जरूर आएगी। मुझे तो लगता है कि ऊपर में 600 क्रॉस करके सस्टेन करने से ये स्टॉक इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो 620 से 630 का रेंज इसमें देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल पर अगर ये नीचे खुलता है तो 570-565 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये सपोर्ट से नीचे ज़्यादा काम नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि वहाँ पे खरीदारी करके देखना चाहिए। तो 570-565 मेरे लिए बाइंग खरीदारी का रेंज है, उस रेंज के आसपास खरीदेंगे। ऊपर में 600 के ऊपर 620 से 630 का भी टारगेट पॉसिबल है। चार्ट मेरे ख्याल से चार्ट इसमें डाउनसाइड खत्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा करेक्शन उम्मीद नहीं कर रही हूँ। ओके, तो यह है आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील। देखते हैं आज नतीजों पर कैसा रिएक्शन इस काउंटर पर आते हुए दिखेगा। और भी कुछ नतीजों की बात करनी है, कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स भी करेंगे डिस्कस और प्री ओपन स्ट्रैटेजी भी लेनी है। तो आइए सबसे पहले करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।